से लिखा गया है। पहला करंट अफेयर्स का सवाल है कि भारत के प्रथम मतलब पहले जनरेशन बीटा बेबी बॉय का जन्म किस राज्य में हुआ है? पहला जनरेशन बीटा बॉय पैदा कहां हुआ है? केरल में, मिजोरम में, उत्तर प्रदेश में या उड़ीसा में? तो पहला जनरेशन बीटा बॉय का जो जन्म हुआ है वो कहां हुआ है? मिजोरम में। तो पहला जनरेशन बीटा बॉय का जन्म कहां हुआ है? मिजोरम में। याद रखेंगे। अब ये ना चूंकि पहला है तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी थोड़ी सी कि ये जनरेशन अल्फा और जनरेशन बीटा क्या है, इनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जनरेशन बीटा क्या है या जनरेशन अल्फा क्या है? तो देखो मैं आपको बताऊं, ये लिखा हुआ है जनरेशन बीटा। ये जो जनरेशन बीटा, जनरेशन अल्फा, ये जो शब्द हैं ये किसने दिए हैं? तो जनरेशन बीटा शब्द किसने दिया है? जनरेशन बीटा शब्द दिया है किसने? चाहे बीटा हो या अल्फा हो, जनरेशन बीटा शब्द किसने दिया है? तो ये दिया है बेटा मार्क मैक्किड्रियल। जनरेशन बीटा शब्द दिया किसने दिया? तो उनका नाम है मार्क मैक्किंडल मैक्किंडन। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इन्होंने जनरेशन बीटा शब्द दिया है, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। जनरेशन अल्फा का समय कब से कब तक था? तो जनरेशन अल्फा ये दूसरी जनरेशन है, इनके आधार पर जनरेशन अल्फा चली थी 2010 से 2024। 2010 से 2024 तक जनरेशन अल्फा का समय था। और जनरेशन बीटा का समय कब से कब तक रहेगा? तो जनरेशन बीटा का जो दौर रहेगा, समय रहेगा, वो 2025 से शुरू हो गया है 2039 तक। 2039 तक चलेगा। प्रथम जनरेशन बीटा बॉय का नाम क्या है? प्रथम जनरेशन बीटा बॉय या बीटा बेबी एक बच्चा है, चूंकि लड़के का जन्म है, पहला है वो। तो जिस प्रदेश में उसका जन्म हुआ है, जिस राज्य में, तो राज्य का नाम हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में पैदा हुआ है। किस शहर का बच्चा है वो? तो शहर का नाम हो जाएगा आइजोल, जो कि मिजोरम की राजधानी है। और इस बच्चे का जो नाम रखा गया है, इस बच्चे का नाम है फ्रैंकी जादेंग। ये कुछ सवाल है। अब मैं आपको बताऊंगा, इसको व्यवहारिक समझिए। व्यवहारिक क्या है? देखिए, जब कभी हम अपने से ज्यादा उम्र के लोगों के बीच में बैठते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग ये कहते हैं कि देखो अब जमाना पहले से कितना बदल गया है? पुराने बुजुर्गों के धोरे बैठोगे, जो दादा या परदादा हैं आपके, अगर हैं जिंदा परदादा, तो उनसे बात करोगे तो उनके लिए आज की जो दुनिया ना बिल्कुल एकदम न्यू है, एकदम नई दुनिया है। क्योंकि जो दौर उनका था वो सब चीजें लगभग पीछे छूट गई हैं। खेत के हल छूट गए, बोलो, खेत में बैल चलाते थे वो सिस्टम छूट गया। बोलो, जीवन की जो भागदौड़ आज है वो पहले नहीं थी, वो सब खत्म हो गई। बोलो, आज भागदौड़ ज्यादा है, पहले भागदौड़ नहीं थी। तो क्या होता है, ये जो समाज है, ये जो दुनिया है, ये स्थिर नहीं है, ये बदल रही है। देखिए, किस वजह से इसको जनरेशन अल्फा और जनरेशन बीटा नाम दिया गया है? मार्क मैक्किंडन ने क्यों नाम दिया है? सुनो,
2010 से और 2024 के बीच में जो लोग जन्मे थे और अब जो 2025 से 2039 के दौरान बच्चों के जन्म होंगे, वो टेक्नोलॉजी के खिलाड़ी होंगे, तकनीक के खिलाड़ी होंगे। बोलो, जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिली, जिसे सीखने में हमें कई वर्ष लग गए, वो चीजें आने वाली जनरेशन के जन्मजात गुण होंगे। आज आप किसी छोटे बच्चे को देखो, आप कभी उसे मोबाइल दे दो और तुम देखो कि तुमने एक बार उसके सामने उंगली चलाई थी, फिंगर चलाया था मोबाइल पे, छोड़ दो एक बार उसके पास मोबाइल को, वो बच्चा ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, आप चला रहा है? छोटे छोटे बच्चे गूगल पे जाने के बाद उन्हें पता लिख नहीं सकते वो, ठीक है, तो उसका बटन दबाएंगे जहां से आवाज आती है, कहेंगे हवा। मतलब यूट्यूब पे उन्हें अगर कार्टून देखने हो तो क्या करते हैं, हवा। ये किसने सिखा दिया उन्हें, कौन से स्कूल में पढ़ाया गया था? बोलो। तो ये जो अब नई जनरेशन के बच्चे होंगे, टेक्नोलॉजी से सशक्त बच्चे होंगे, ये टेक्नोलॉजी के चैंपियन होंगे, उस्ताद होंगे। कौन से बच्चे? जो जनरेशन बीटा के है। जनरेशन अल्फा पुराना हो गया, पुरानी जनरेशन हो गई। अभी ये नई जनरेशन टेक्नोलॉजी की शुरू हुई है 2025 से। टेक्नोलॉजी की पहली जनरेशन शुरू हुई थी 2010 से, जिसे अल्फा जनरेशन कहा गया, और टेक्निकल जनरेशन दूसरी शुरू हुई है 2025 से। तो 2025 में की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जनवरी को, और 1 जनवरी की तारीख कब से लगी? 31 दिसंबर के 12 बजे के बाद। तो 31 दिसंबर की जो रात थी, 12:30 पे 12:03 पे एक बच्चे का जन्म हुआ था, एक डिलीवरी हुई थी शिलोंग के, मतलब मिजोरम के आइजोल में। और जिस बच्चे की डिलीवरी हुई उसका नाम है फ्रैंकी जादेंग। मतलब भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा जन्मा कब? 31 दिसंबर की रात में। मतलब आप कह सकते हैं कि 2025 में पहला जिस बच्चे का जन्म हुआ, 2025 में हिंदुस्तान के अंदर जो पहला बच्चा जन्मा, उसका नाम ये है फ्रैंकी जादेंग। ये प्रथम जनरेशन बीटा बेबी है। और अब जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं ये सब जनरेशन बीटा के हैं, ठीक है। तो इसे अगर मजाक मजाक में समझें तो आप ऐसा समझें जैसे कि 2G, 3G, 4G, 6G, अब ऐसे आएंगे नहीं आएंगे, है? तो जैसे कि मोबाइल की जनरेशन बदल रही है ना, वैसे ही इंसानी जनरेशन बदल रही है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। तो अब आपको बात समझ में आ गई? ये जो इस जनरेशन के बच्चे होंगे इस दौरान के, जब ये इसके बीच में जन्मेंगे तो ये कहां पहुंचेंगे, आप लगाइए टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तकनीक में कहां होंगे, तकनीक के उस्ताद होंगे, बताया जा रहा है इनके बारे में। तो सवाल समझ में आ गया? सवाल यह है कि जनरेशन बीटा का जो पहला बच्चा जन्म हिंदुस्तान में, वो कहां पैदा हुआ था? मिजोरम के आइजोल में। नाम था उसका फ्रैंक जादेंग, फ्रैंकी जादेंग। याद ना रखेंगे नाम भी उस बच्चे का, ठीक है। चलिए, अच्छा सवाल है। जब कभी विचित्र सवाल आते हैं ना तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। आपको लग रहा हो जनरेशन बीटा बच्चा, ऐसा लग रहा है जैसे मशीन से बनाया गया हो, टेक्निकल रोबोट हो, रोबोट है। अब रोबोट नहीं देख रहे मार्केट में, कैसे आ गए रोबोट, यूट्यूब पे देखते हैं हम, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आदमी है वो पूरा। कह रहे हैं गोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? गोपाल चिदम्बरम, उनकी डेथ हुई है, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे अपना? गोपाल चिदम्बरम, वो एक साहित्यकार थे, संगीतकार थे, एक खिलाड़ी थे, या एक वैज्ञानिक थे? नाम उनका गोपाल चिदम्बरम। गोपाल राजगोपाल चिदम्बरम उनका नाम था पूरा, राजगोपाल चिदम्बरम। सुना है नाम कभी आपने? देखिए, वो एक वैज्ञानिक थे। गोपाल या राजगोपाल चिदम्बरम कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। तो कौन थे ये एक वैज्ञानिक थे, ये एक वैज्ञानिक थे।
इसका मतलब वो विज्ञान के क्षेत्र में काम करते होंगे, तभी तो वैज्ञानिक कहलाए। देखिए, इन्हें भारत में जो परमाणु परीक्षण हुए थे ना, उनका वास्तुकार कहा जाता है। परमाणु परीक्षण हुए भारत में, पहला 1974 में हुआ था और दूसरा 1998 में हुआ था। और उन दोनों परमाणु परीक्षण में ये उपस्थित थे, उस टीम के मेंबर थे जिसने वो एटॉमिक परीक्षण किए थे। तो इन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का, इन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का वास्तुकार कहा जाता है। वास्तुकार कहा जाता है। तो भारत के परमाणु कार्यक्रम का वास्तुकार किसे माना गया? राजगोपाल चिदंबरम को। क्यों माना गया? क्योंकि भारत के परमाणु परीक्षण हुए थे 2। भारत में परमाणु परीक्षण हुए थे, कितने हुए थे? भारत में परमाणु परीक्षण हुए थे कितने भैया? 2। पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में और दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में। पहला परमाणु परीक्षण हुआ था तो उसे नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। ये पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, ये उसका नाम था। दूसरे परमाणु परीक्षण का नाम मिशन शक्ति या ऑपरेशन शक्ति, मिशन शक्ति या ऑपरेशन शक्ति उसका नाम था। और दोनों ही परमाणु परीक्षण कहां हुए थे? पोखरण में हुए थे। पहला परमाणु परीक्षण जब हुआ था तो ये स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण में मेंबर थे, लेकिन जब दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था मिशन शक्ति, तो उसके ये नेता थे, लीडर थे, मुख्यकर्ता धर्ता यही थे। दूसरा परमाणु परीक्षण जो मिशन शक्ति 1998 में हुआ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, पोखरण में, राजस्थान में, तो उस परमाणु परीक्षण के ये हेड थे। एक टीम होती है ना, एटॉमिक जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, परमाणु परीक्षण करने वाले लोग थे, उनकी एक टीम थी। उस टीम के हेड कौन थे? तो राजगोपाल चिदंबरम, ये उसके हेड थे। ठीक है। जब उसके बाद देखिए, ये भारत सरकार के, ये भारत सरकार में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार रहे। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, जैसा एक नाम सुना होगा अपना अजीत डोभाल का, वो कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। बोलो, एनएसए है ना, एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, एनएसए है वो। तो उनका काम क्या है? देश की सुरक्षा के मामले में सरकार को मशवरा देना। वो बात अलग है सरकार माने या ना माने, लेकिन वो सलाह देंगे क्योंकि उनको उस बात की नॉलेज है। तो ये इसी प्रकार से कौन थे? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। सरकार को विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या करना चाहिए, और बहुत लंबे समय तक ये वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में गवर्नमेंट में काम करते रहे। ठीक है। इनको 2 सम्मान भारत सरकार की तरफ से मिले। सम्मान मिले उनको 1975 में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री दिया पोखरण के बाद, और 1999 में भारत सरकार ने, चूंकि 1998 में मिशन शक्ति सफल हुआ था, तो उसके लिए इनको पद्म भूषण दिया। और अब जो है 2025 में इनकी डेथ हो गई है। 2025 में इनकी डेथ हो गई है। नाम है राजगोपाल चिदंबरम। बहुत बड़ा नाम है, बहुत तगड़ा नाम है ये। इंडिया में जो परमाणु कार्यक्रम है उनमें बहुत बड़ा नाम है राजगोपाल चिदंबरम का। और ये सवाल मैं आपको बताऊं पूछने लायक है, और एग्जामिनर ऐसे सवालों को पूछ लेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है। राजगोपाल चिदंबरम, तो मैंने इनकी शुरू से लेकर एंड तक की जो कहानी है वो बता दी। अगर सवाल पूछा जाए कि भैया राजगोपाल चिदंबरम का निधन हुआ है, वो कौन थे,
तो एक वैज्ञानिक थे, विज्ञान के क्षेत्र में वो काम करते थे। भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है या वास्तुकार किसे माना जाता है? तो राजगोपाल चिदम्बरम को माना जाता। क्यों माना जाता है? क्योंकि भारत में 2 परमाणु परीक्षण हुए 1974 में और 1998 में। दोनों परमाणु परीक्षण में ये मौजूद थे। पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1974 में, उसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, और दूसरा परमाणु परीक्षण उसे मिशन शक्ति या ऑपरेशन शक्ति बोला गया था। दोनों पोखरण में हुए थे। दूसरा परमाणु परीक्षण जो मिशन शक्ति जो हुआ था वो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, राजगोपाल चिदम्बरम के नेतृत्व में। भारत में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी वो रहे लंबे समय तक, और भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से उनको सम्मानित भी किया। नाम था उनका राजगोपाल चिदम्बरम। नाम जरूर याद रखें, नाम याद हो जाएगा तो मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं। कह रहे हैं प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? पहला खो खो वर्ल्ड कप होने वाला है, पहला है। अभी तक खो खो का वर्ल्ड कप नहीं हुआ। स्कूल में खेलते थे हम, छोटे थे तो खो खो है, सरकारी स्कूल में टीचर खो खो खिलाते थे हमें लंच के समय। तो प्रथम खो खो वर्ल्ड कप कहां होने वाला है? भारत में। अब इससे जुड़ी हुई 2-4 बातें और आपके साथ होनी चाहिए ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े। ये प्रथम वर्ल्ड कप खो खो का जो होगा वो भारत में होगा, तो देश का नाम तो हो जाएगा भैया भारत। अच्छा, भारत के किस शहर में होगा? भाई कहीं तो भारत का शहर कोई ना कोई तो होगा जहां ये वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसका नाम है नई दिल्ली। कहां होगा? नई दिल्ली में ये खो खो का वर्ल्ड कप होगा। और नई दिल्ली में कहां होगा? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम। देखो, स्टेडियम 2 प्रकार के होते हैं, आउटडोर इंडोर। इंडोर वो होते हैं जिनके ऊपर छत होती है, और आउटडोर वो होते हैं जिनके ऊपर छत नहीं होती। ठीक है, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहां है? ये जो खो खो वर्ल्ड कप है कब से कब तक होगा? चल रहा है इस समय 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025। 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक ये होगा खो खो वर्ल्ड कप। इसके शुभंकर का नाम क्या है? 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम बोलो। मौली बताया था आप लोगों को भैया। इसके शुभंकर का नाम है, इसके शुभंकर का नाम है तेजस बेतारा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में होने वाला हो रहा है पहला वाला, और उसके शुभंकर का नाम रखा गया है तेजस व तारा। 2 बातें मैं आपसे जनरली पूछना चाहता हूं कि बताइए खो खो की शुरुआत किस देश में हुई? खो खो की शुरुआत, खो खो खेल की शुरुआत किस देश से हुई है? चीन, नेपाल, भारत या कोरिया? कहां से खो खो शुरू हुआ है? खो खो खेल का जन्मदाता, तो खो खो खेल का जन्मदाता जो है भैया वो हमारा देश है भारत। ठीक है, ये भी याद रखें। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया? 9 खिलाड़ी होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में कहीं ना कहीं मिल सकता है ये। तो पहला खो खो वर्ल्ड कप कहां होने वाला है? भारत में। भारत में भी कहां होगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी कहां होगा? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा। कब से कब तक होगा? 13 जनवरी से 19 जनवरी तक खेला जाएगा। इसके शुभंकर का नाम क्या है? तेजस और तारा। खो खो का जन्मदाता देश
भारत, और एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 9। ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई के नए सचिव कौन बनाए गए हैं। आपको पता है कि बीसीसीआई के सचिव जो थे उनका नाम था अब जय शाह, ये नहीं थे सेक्रेटरी जय शाह। अब जय शाह कहां चले गए हैं? आईसीसी के अध्यक्ष बन गए, सबसे कम उम्र के आईसीसी के अध्यक्ष बन गए, तो वो सीट हो गई थी खाली। अब वो सीट खाली हो गई तो उनकी जगह कौन आया है? तो उनका नाम है देवजीत सेकिया। ये देवजीत सेकिया को क्या बनाया गया है? बीसीसीआई का सचिव बनाया गया है। तो हिंदी में कहते हैं उसको भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड इसको कहते हैं, और शॉर्टकट में इसको कहते हैं बीसीसीआई। बीसीसीआई का मतलब होता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्रिकेट इन इंडिया। पहला सवाल यह है कि बीसीसीआई बना कब था? तो बीसीसीआई की स्थापना कब की है? 1900। अच्छा, बीसीसीआई का मुख्यालय कहां है भैया? बोलो। मुंबई। मुंबई में भी कहां? वानखेड़े। वानखेड़े, आपको पता होगा वानखेड़े मुंबई स्टेडियम भी है, वहां पर बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के इस समय अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है रोजर बिन्नी। और आपको पता होगा पहले आंग्ल भारतीय हैं, प्रथम आंग्ल समुदाय से आने वाले व्यक्ति रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया, और वो बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष हैं। नंबर कौन सा उनका? 36वां। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष का नाम क्या है? इस समय बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन है? उनका नाम है राजीव शुक्ला। बीसीसीआई के डिप्टी चेयरमैन है वो। बीसीसीआई के सचिव कौन बनाए गए हैं? नए सचिव अभी नाम मैंने बता दिया है, उनका नाम है देवजीत सिंह, देवजीत सेकिया। इन्होंने किसकी जगह ली है? जय शाह की जगह। और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष भी चेंज हो गए हैं। खजांची जिसको कहते हैं, तो नए खजांची कौन बने हैं? उनका नाम है प्रभ तेज सिंह भाटिया। प्रभ तेज सिंह भाटिया। दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। एसएससी जो सवाल मालूम करती है, मैं उस पर एक सवाल बताता हूं। आपको बताना है कि 1928 में जब पहली बार बीसीसीआई बना था तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए? क्योंकि बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े एग्जामिनर प्रथम पूछ लेते हैं। तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? उनका नाम था, चूंकि अंग्रेजी कोई ना कोई होगा, अंग्रेजों ने इसको बनाया था, उसका नाम था R.E. ग्रांट गोबन। R.E. ग्रांट गोबन। ग्रांट गोबन नाम याद रखें। ग्रांट गोबन कौन थे? बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे, जो 1928 से 1933 तक बीसीसीआई के चेयरमैन रहे। तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय कहां है? तो मुंबई के वानखेड़े में है। और बीसीसीआई के इस समय अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। और वो पहले आंग्ल भारतीय हैं
जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। नंबर उनका 36वां है। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। और सचिव कौन बनाए गए हैं? देवजी सेकिया। कोषाध्यक्ष नए वाले कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? प्रभु तेज सिंह भाटिया। और बीसीसीआई के पहले चेयरमैन कौन थे? सबसे पहले वाले ग्रांट गोवन। ग्रांट गोवन याद रखें, ग्रांट गोवन जो थे वो पहले चेयरमैन थे बीसीसीआई के। ठीक है। आज का पांचवा और आखिरी सवाल यह है कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है हर साल? ऑप्शन है 6 जनवरी, 4 जनवरी, 9 जनवरी, 13 जनवरी। तो ये जो 6 जनवरी है, हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। विश्व युद्ध अनाथ दिवस। युद्ध क्या है? युद्ध जो है वो कुछ लोगों की तानाशाही का नतीजा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि युद्ध क्या है? कुछ लोगों की तानाशाही का नतीजा कि हम तुम्हारी जमीन पर कब्जा करेंगे, बोलो। और इसको कब्जाने के चक्कर में या इसको छोड़ने के चक्कर में या इस जमीन की लड़ाई झगड़ों के चक्कर में तमाम बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तमाम बच्चे अनाथ हो जाते हैं। युद्ध में वो ही नहीं मारे जाते। देखिए, जो सैनिक होते हैं युद्ध में वो भी मारे जाते हैं जो गैर सैनिक होते हैं। कैसा मारे जाते हैं? बीमारी में इलाज ही नहीं मिल पाया, मेडिकल सुविधाएं बंद थी, कुछ गोलाबारी में मारे गए, कुछ भूख से मारे गए, कुछ भगदड़ में मारे गए। तमाम लोग मारे जाते हैं। ठीक है। तमाम लोगों की मौत होती है। उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये आती है कि ऐसे नौनिहाल बच्चे, ऐसे दुधमुहे बच्चे जो बच गए हैं और उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है। उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है। एक देश में युद्ध हुआ था, उसकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें एक छोटी सी बच्ची कूड़े से अनाज के दाने भी इनका खा रही थी। अपने माँ बाप से बिछड़ गई वो, या उसके माँ बाप युद्ध में मर गए, पता नहीं चला, लेकिन वो बच्ची अनाज के दाने कूड़े के ढेर से बीन कर खा रही थी। तो युद्ध लोग लड़ते हैं, है ना, अपनी अपनी तानाशाही दिखाने के लिए लोग लड़ते हैं। हालांकि सबको पता है कि जमीन सबको छोड़कर जानी पड़ेगी, कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अपने अधिकारों को दिखाने के लिए, अपनी अपनी दूसरे के क्षेत्रों में जाकर अतिक्रमण करने के लिए लोग युद्ध करते हैं। और इस युद्ध में जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, फिर उनका कोई भी ध्यान नहीं रखता। ठीक है। उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, नहीं हो जाती? उन्हें कहते हैं विश्व युद्ध अनाथ दिवस। विश्व युद्ध में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनका दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी। ठीक है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया भैया आज का।